साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैराथन एग्रीकल्चर क्लासेस पर। साथियों, शून्य से शिखर सीरीज का आज भाग 12 आपके सामने प्रस्तुत है। आशा है यह सीरीज आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि AGTA का विज्ञापन नवंबर माह में आपको देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ STA व DHO का अधिचयन भी लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो चुका है। इसका विज्ञापन आने वाले 1-2 माह में आपको देखने को मिल सकता है। मित्रों, आइए शुरुआत करते हैं आज के भाग का पहले प्रश्न से। मित्रों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत में विकसित धान की प्रथम संकर या फर्स्ट हाइब्रिड किस्म कौन सी है? ऑप्शन ए जया, ऑप्शन बी IR8, ऑप्शन सी CORH1, ऑप्शन डी TN1। मित्रों, प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारत में विकसित धान की प्रथम संकर या फर्स्ट हाइब्रिड कौन सी है? उसका सही आंसर है CORH1। कौन सा मित्रों? CORH1। इसका कभी कभी दूसरा नाम भी ऑप्शन में आ जाता है, उसका नाम है MGR1। CORH1 कह दे या MGR1 कह दे, दोनों एक ही हैं और दोनों कैसी हैं? भारत में विकसित धान की प्रथम संकर किस्म। आइए देखते हैं आन ऑप्शनों को। जया, यह भारत का जादुई धान है, भारत का जादुई धान, मिरेकल राइस ऑफ इंडिया, बहुत ही महत्वपूर्ण। IR8, यह विश्व का जादुई धान है, विश्व का जादुई धान, मिरेकल राइस ऑफ वर्ल्ड। दोनों के दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। परीक्षा में दोनों के दोनों प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। TN1, यह विश्व का फर्स्ट हाइब्रिड है धान का, विश्व का फर्स्ट हाइब्रिड। प्रथम संकर या फर्स्ट हाइब्रिड किसका है? धान का है, बहुत ही महत्वपूर्ण। हमारा प्रश्न था भारत में विकसित धान की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? उसका सही आंसर है सी, CORH1। इसका दूसरा नाम क्या है? MGR1। मित्रों, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने प्रस्तुत है। माया प्रजाति किस फसल की है? ऑप्शन ए मटर, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी राई, ऑप्शन डी आलू। मित्रों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी, राई। माया राई की बहुचर्चित वैरायटी है। आइए देखते हैं अन्य ऑप्शनों को। मटर, मटर की आपकी सालविया, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसी के साथ साथ रचना, अपर्णा, ये सारी की सारी वैरायटी किसी न किसी एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। चना, चना की उदय, बहुत ही महत्वपूर्ण। अवरोधी, दोनों की दोनों किस्में किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछी जा चुकी हैं। एक और है दाहोद येलो। क्या मित्रों? दाहोद येलो, यह किस्म भी काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। आलू की कुफरी बादशाह, बहुत ही महत्वपूर्ण, कुफरी बादशाह। इसी के साथ साथ कुफरी जवाहर, दोनों की दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, कुफरी बादशाह और कुफरी जवाहर। प्रश्न था माया प्रजाति किस फसल की है? उसका सही आंसर है सी, राई की। मित्रों, यह प्रश्न STA में पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मित्रों, प्रश्न नंबर 3 आपके सामने प्रस्तुत है। निम्न में से कौन सी फसल को सभी ऋतुओं में बुवाई कर सकते हैं? ऑप्शन ए बाजरा, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन डी गेहूं। मित्रों, वह कौन सी फसल है जिसकी बुवाई हम सभी ऋतुओं में कर सकते हैं? उसका सही आंसर है बी, मक्का। मक्का की बुवाई हम सभी ऋतुओं में कर सकते हैं। मक्का कैसी फसल है? यह C4 तथा शॉर्ट डे प्लांट है, C4 तथा शॉर्ट डे प्लांट। मुख्यतः अगर देखी जाए तो ये शॉर्ट डे प्लांट है, लेकिन
प्रश्न नंबर 3 आपके सामने प्रस्तुत है। निम्न में से कौन सी फसल को सभी ऋतुओं में बुवाई कर सकते हैं? ऑप्शन ए बाजरा, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन डी गेहूँ। मित्रों, वह कौन सी फसल है जिसकी बुवाई हम सभी ऋतुओं में कर सकते हैं? उसका सही आंसर है बी मक्का। मक्का की बुवाई हम सभी ऋतुओं में कर सकते हैं। मक्का कैसी फसल है? यह C4 तथा शॉर्ट डे प्लांट है। कैसे मित्रों? C4 तथा मुख्यतः अगर देखी जाए तो यह शॉर्ट डे प्लांट है, लेकिन इसको सभी ऋतुओं में बो सकते हैं। इस कारण यह कैसा व्यवहार करती है? डे न्यूट्रल प्लांट की भांति व्यवहार करती है। प्रश्न आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा रबी की मक्का किस राज्य में बोई जाती है? उसका सही आंसर रहेगा बिहार। बिहार राज्य में रबी मक्का की बुवाई सबसे ज़्यादा की जाती है। मित्रों, आइए देखते हैं अन्य ऑप्शनों को। बाजरा, बाजरा कैसी फसल है? यह C4 तथा शॉर्ट डे प्लांट है। शॉर्ट डे प्लांट। धान, धान कैसी है? यह C3 तथा शॉर्ट डे प्लांट है। गेहूं, यह C3 तथा लॉन्ग डे प्लांट है। बहुत ही महत्वपूर्ण। हमारा प्रश्न था निम्न में से ऐसी कौन सी फसल है जिसको सभी ऋतुओं में बुवाई कर सकते हैं? उसका सही आंसर है बी मक्का। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1934, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1937, ऑप्शन डी 1949। मित्रों, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना 1935 में की जाती है। पूरी डेट क्या है? पूरी डेट है इसकी 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है। कभी आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि इसकी स्थापना किस एक्ट के द्वारा हुई थी? तो इसकी स्थापना सन 1934 में RBI एक्ट के द्वारा की जाती है। कौन सा एक्ट मित्रों? RBI एक्ट 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। इसकी सबसे पहले स्थापना कहाँ पर होती है? इसकी स्थापना होती है कोलकाता में। कोलकाता सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता में था। 1937 में जो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में होता है उसको मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कहाँ मित्रों? कोलकाता से हेडक्वार्टर कहाँ लाया जाता है? मुंबई। 1937 में हेडक्वार्टर। 1937 से अब तक इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। 1949 1 जनवरी 1949 को RBI का क्या होता है? राष्ट्रीयकरण। बहुत ही महत्वपूर्ण। RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को होता है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि RBI के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? कौन मित्रों? फर्स्ट गवर्नर कौन थे? तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन मित्रों? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर आपसे पूछ ले कि फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन थे? पहले भारतीय गवर्नर RBI के कौन थे? CD देशमुख। बहुत ही महत्वपूर्ण। CD देशमुख। दोनों में अंतर है कि अगर आपसे पूछ ले कि पहले गवर्नर कौन थे RBI के, तो उसका सही आंसर रहेगा सर ऑसबॉर्न स्मिथ। अगर आपसे पूछे कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, उसका सही आंसर रहेगा CD देशमुख। और इसमें वर्तमान कौन से हैं? वर्तमान में है शक्तिकांत दास जी। प्रश्न था मित्रों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? उसका सही आंसर है बी 1935। पूरी तारीख 1 अप्रैल 1935 को RBI एक्ट 1934 के द्वारा। आशा है आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए एथेन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। मित्रों, धान के गैस से कौन सी गैस निकलती है? उसका सही आंसर है सी मीथेन।
आइए मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण। मित्रों, प्रश्न नंबर 6 आपके सामने प्रस्तुत है। निम्न में से कौन सी खाद को किसान खाद कहते हैं? ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन सी डाई अमोनियम फास्फेट, ऑप्शन डी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। मित्रों, ऐसी कौन सी खाद है जिसको किसान खाद के नाम से जानते हैं? उसका सही आंसर है डी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? कैन। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या कैन को ही किसान खाद कहते हैं। और इसके कौन कौन से नाम हैं? और इसको सोना खाद भी कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण का सोना खाद। इसी के साथ साथ इसको उदासीन खाद भी कहते हैं, उदासीन खाद। सभी के सभी नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कभी कभी आपसे प्रश्न कर लेते हैं कि इसमें नाइट्रोजन की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो कैन में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा पाई जाती है? 26% नाइट्रोजन किसान खाद या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में पाई जाती है। आशा है आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण। गन्ने का पहला झुलसा या पहला ब्लाइट रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन ए मैग्नीज, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी फास्फोरस। मित्रों, गन्ने का पहला ब्लाइट यह मैग्नीज पोषक तत्व की कमी से होता है। किसकी कमी से? मैग्नीज पोषक तत्व की कमी से। मैग्नीज की कमी से और कौन कौन से रोग होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण, एक मटर का मार्स रोग। क्या मित्रों? मटर का मार्स रोग किसकी कमी से होता है? यह मैग्नीज की कमी से होता है। और जई का ग्रे स्पाइक रोग, जई का ग्रे स्पाइक, दोनों के दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। जिंक की कमी से कौन से रोग होते हैं? जिंक की कमी से धान का खैरा रोग, बहुत ही महत्वपूर्ण, धान का खैरा रोग बहुत बार पूछा जा चुका है। धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। मित्रों, आयरन की वजह से, आयरन की कमी से धान का व्हाइट आई रोग, धान का व्हाइट आई, सफ़ेद आँख या व्हाइट आई रोग किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है। फास्फोरस, अगर पौधे में फास्फोरस की कमी हो जाती है तो वह अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते हैं। इसीलिए फास्फोरस को क्या कहा जाता है? की ऑफ लाइफ, की ऑफ लाइफ, बहुत ही महत्वपूर्ण। की ऑफ लाइफ किस पोषक तत्व को कहा जाता है? फास्फोरस को। हमारा प्रश्न था गन्ने का पहला झुलसा या पहला ब्लाइट रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? उसका सही आंसर है ए मैग्नीज पोषक तत्व की कमी से। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण। एप्पल कलर तथा बेहट कोकोनट प्रजाति किस फल की है? ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी नारियल, ऑप्शन सी अमरूद, ऑप्शन डी अमरूद। मित्रों, एप्पल कलर तथा बेहट कोकोनट यह अमरूद की प्रजाति है। किसकी है? अमरूद की प्रजाति है। बहुत ही महत्वपूर्ण, कई परीक्षाओं में यह प्रश्न सीधा इसी प्रकार पूछा जा चुका है। अगर आपसे पूछ ले कि अमरूद की कौन सी फैमिली है, तो अमरूद की फैमिली है मिर्टेसी। क्या है मित्रों? इसकी फैमिली क्या है? मिर्टेसी। बहुत ही महत्वपूर्ण, मिर्टेसी। मिर्टेसी का अगर आपसे पूछ ले कि अमरूद है उसके सिवा और कौन सा वृक्ष है, तो है जामुन। जामुन भी मिर्टेसी फैमिली का ही है। तो अमरूद और जामुन दोनों किस फैमिली को बिलोंग करते हैं? मिर्टेसी फैमिली को। हमारा प्रश्न था एप्पल कलर तथा बेहट कोकोनट प्रजाति किस फल की है? उसका सही आंसर है सी अमरूद की। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से सूखा सूचक पौधा है? ऑप्शन ए सूरजमुखी, ऑप्शन बी लाइकेन, ऑप्शन सी ज्वार, ऑप्शन डी जई। मित्रों,
परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में सूखा सूचक पौधा कौन सा है। उसका सही आंसर है ए, सूरजमुखी। सूरजमुखी जो होता है वह सूखा सूचक पौधा है। इसी के साथ साथ और यह किस चीज़ का सूचक है, यह सिंचाई का सूचक है। क्या मित्रों, सिंचाई का सूचक। और बोरोन की कमी का सूचक भी कौन है, सूरजमुखी। किसका, बोरोन की अगर कमी हो जाती है उसका सूचक पौधा कौन सा है, सूरजमुखी। तो सूरजमुखी एक तो हो गया सूखा सूचक, इसी के साथ साथ सिंचाई सूचक और बोरोन की कमी का सूचक। तीनों का सूचक कौन है, सूरजमुखी। लाइकेन, यह वायु प्रदूषण का सूचक है। किसका मित्रों, वायु प्रदूषण। अगर वातावरण में वायु प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो लाइकेन क्या होता है, सूखने लगता है। वायु प्रदूषण बहुत ही महत्वपूर्ण। हमारा प्रश्न था निम्न में सूखा सूचक पौधा है, उसका सही आंसर है ए, सूरजमुखी। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, राइजोबियम की कौन सी जाति सेम के लिए उपयोगी है। ऑप्शन ए राइजोबियम मेलिलोटाई, ऑप्शन बी राइजोबियम ट्राइफोलाई, ऑप्शन सी राइजोबियम फेजियोलाई, ऑप्शन डी राइजोबियम जपोनिकम। मित्रों, तो राइजोबियम की कौन सी जाति सेम, या फिर अगर सेम की जगह आ जाए वीन। क्या मित्रों, वीन, सेम या वीन के लिए उपयोगी है। उसका सही आंसर है ऑप्शन सी राइजोबियम फेजियोलाई। बहुत ही महत्वपूर्ण। देखते हैं अन ऑप्शनों को। राइजोबियम मेलिलोटाई, यह रिज्का के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए, रिज्का के लिए। राइजोबियम ट्राइफोलाई, यह वर्सीम के लिए महत्वपूर्ण है, वर्सीम। राइजोबियम जपोनिकम या ब्रेडी राइजोबियम जपोनिकम, यह सोयाबीन। इसी के साथ साथ यह मूंगफली के लिए भी उपयोगी है। सोयाबीन और मूंगफली दोनों बहुत महत्वपूर्ण पूछी जा चुकी हैं। हमारा प्रश्न था राइजोबियम की कौन सी जाति सेम या वीन के लिए उपयोगी है। उसका सही आंसर है सी, राइजोबियम फेजियोलाई। मित्रों, आशा है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर विजिट करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, उसे शेयर करें तथा कमेंट करें। मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने नंबर 11, फादर ऑफ मिनिमम टिलेज, न्यूनतम भू परिष्करण के जनक हैं। ऑप्शन ए जूथरो टुल, ऑप्शन बी E.H. फॉकनर, ऑप्शन सी G.B. ट्रिपलेट, ऑप्शन डी जिम मैकचियन। मित्रों, फादर ऑफ मिनिमम टिलेज कौन है। इसका सही आंसर है बी, E.H. फॉकनर। अगर आपसे प्रश्न कर ले कि मिनिमम टिलेज शब्द किसने दिया है, तो मिनिमम टिलेज शब्द दिया है जूथरो टुल ने। शब्द किसने दिया है, जूथरो टुल ने। इसी के साथ साथ जूथरो टुल फादर ऑफ टिलेज हैं, फादर ऑफ टिलेज। और आपसे पूछ ले फादर ऑफ मॉडर्न टिलेज, ये भी कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न टिलेज भी आपके जूथरो टुल हैं। फादर ऑफ टिलेज या फादर ऑफ मॉडर्न टिलेज दोनों के दोनों जूथरो टुल हैं। इसी के साथ साथ यह फादर ऑफ वीड साइंस, फादर ऑफ वीड साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण। कौन सी बुक उन्होंने लिखी थी, कभी कभी बुक्स भी आपसे पूछ लेता है। तो हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, कौन सी मित्रों, H हॉर्स होइंग हस्बेंड्री बुक जूथरो टुल जी ने ही लिखी थी। G.B. ट्रिपलेट और जिम मैकचियन, यह दोनों के दोनों फादर ऑफ जीरो टिलेज। फादर ऑफ जीरो टिलेज कौन है, G.B. ट्रिपलेट और जिम मैकचियन। आपको ऑप्शन के अनुसार ही इसका आंसर देना है। अगर ऑप्शन में G.B. ट्रिपलेट आता है तो हम G.B. ट्रिपलेट लगाएंगे, अगर जिम मैकचियन आता है तो हम जिम मैकचियन को लगाएंगे। हमारा प्रश्न था फादर ऑफ मिनिमम टिलेज, न्यूनतम भू परिष्करण के जनक कौन है।
उसका सही आंसर है बी, E.H. फॉकनर। अगर पूछ ले कि मिनिमम टिलेज या न्यूनतम भू परिष्करण शब्द किसने दिया था, तो उसका आंसर हो जाएगा जुथ्रो टुल ने। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने प्रस्तुत है। पपीता की पूसा नन्हा किस्म की पौधरोपण दूरी कितनी है? ऑप्शन ए 2 गुणा 2 मीटर, ऑप्शन बी 2.5 गुणा 2.5 मीटर, ऑप्शन सी 3 गुणा 3 मीटर, ऑप्शन डी 1.25 गुणा 1.25 मीटर। मित्रों, पपीता की पूसा नन्हा किस्म यह गृहवाटिका के लिए बहुत उत्तम है। किसके लिए? गृहवाटिका के लिए या हाई डेंसिटी के लिए। गृहवाटिका तथा हाई डेंसिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म है पूसा नन्हा पपीता की। इसमें पौधरोपण दूरी कितनी रखते हैं? इसका सही आंसर रहेगा 1.25 गुणा 1.25 मीटर। इस प्रकार 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या कितनी होगी? 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या होगी 6400। 6400 पौधे 1 हेक्टेयर में। बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जा चुका है। देखते हैं आन ऑप्शनों को। 2 गुणा 2 मीटर यह केला। इसी के साथ साथ पपीता की साधारण वैरायटी, साधारण वैरायटी किसकी? पपीता की। उसमें 2 गुणा 2 मीटर। पौधों की संख्या पूछ ले कितनी निकलेगी? 1 हेक्टेयर में 2500 पौधे। 1 हेक्टेयर में कितने? 2500 पौधे लग जाते हैं। 2.5 गुणा 2.5 मीटर यह आम की आम्रपाली किस्म। आम्रपाली किस्म। इसमें पौधों की संख्या कितनी होती है? 1600 पौधे। 1600 पौधे 1 हेक्टेयर में लगते हैं। 3 गुणा 3 मीटर यह फालसा, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसी के साथ साथ करौंदा, फालसा, करौंदा और अंगूर। क्या मित्रों? फालसा, करौंदा और अंगूर तीनों में पौधरोपण दूरी कितनी है? 3 गुणा 3 मीटर। इस प्रकार पौधों की संख्या कितनी लगती है? 1100 पौधे। कितने मित्रों? 1100 पौधे 1 हेक्टेयर में लग जाते हैं। हमारा प्रश्न था पपीता की पूसा नन्हा किस्म की पौधरोपण दूरी कितनी रखते हैं? उसका सही आंसर है डी, 1.25 गुणा 1.25 मीटर। मित्रों, आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण। नाबार्ड का मुख्य कार्य है। ऑप्शन ए कृषकों को ऋण प्रदान करना, ऑप्शन बी कृषि अनुसंधान के लिए ऋण देना, ऑप्शन सी कृषि ऋण देने वाली संस्थाओं को ऋण प्रदान करना, ऑप्शन डी कृषि प्रसार के लिए ऋण प्रदान करना। मित्रों, नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृषि ऋण देने वाली संस्थाओं को ऋण देना। बहुत ही महत्वपूर्ण। मित्रों, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982। कब मित्रों? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है किस समिति की सिफारिश पर होती है, तो समिति थी शिव रमन समिति। कौन सी मित्रों? शिव रमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। कभी कभी मित्रों आपसे नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछ लेता है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मित्रों, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। हमारा प्रश्न था कि नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? उसका सही आंसर है सी, कृषि ऋण देने वाली संस्थाओं को ऋण प्रदान करना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, साइसर काबुलियम की गुणसूत्र संख्या है। ऑप्शन ए 2n बराबर 14, ऑप्शन बी 2n बराबर 16, ऑप्शन सी 2n बराबर 20, ऑप्शन डी 2n बराबर 22। मित्रों, साइसर काबुलियम यह किसका वानस्पतिक नाम है? यह काबुली चने का वानस्पतिक नाम है। किसका मित्रों? काबुली चना। इसका उत्पत्ति स्थान कभी कभी आपसे पूछ लेता है। उत्पत्ति स्थान इसका क्या है? अफगानिस्तान। बहुत ही महत्वपूर्ण। मित्रों, इसकी गुणसूत्र संख्या कितनी है? इसकी गुणसूत्र संख्या है 2n बराबर 16।
बहुत ही महत्वपूर्ण। देखते हैं अन्य ऑप्शनों को। 2n बराबर 14, यह है देसी चना। देसी चना का गुणसूत्र संख्या कितनी है? 2n बराबर 14। इसी के साथ साथ और किसकी है? यह बाजरा की। किसकी मित्रों? बाजरा की। 2n बराबर 20, यह है मक्का और ज्वार की। मक्का तथा ज्वार की गुणसूत्र संख्या कितनी है? 20। 22 किसकी है? खरीफ की जितनी भी दलहनी दालें हैं, खरीफ की सभी दलहनी दालों की गुणसूत्र संख्या कितनी है? 22। लेकिन इसका एक अपवाद है। अपवाद स्वरूप क्या है आपका? हॉर्स ग्राम या कुल्थी। उसकी कितनी है? उसकी है 24। बाकी सबकी कितनी है? 22। मित्रों, हमारा प्रश्न था साइसर काबुलियम की गुणसूत्र संख्या कितनी है? उसका सही आंसर है बी, 2n बराबर 16। आशा है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण। सौंफ या फेनल में कड़वापन किस कारण पाया जाता है? ऑप्शन ए फ्रैंकॉन, ऑप्शन बी एनीथोल, ऑप्शन सी लखनवी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों, सौंफ में कड़वापन, यह कड़वापन फ्रैंकॉन के कारण पाया जाता है। किसके कारण मित्रों? फ्रैंकॉन के कारण। बहुत ही महत्वपूर्ण। देखते हैं अन्य ऑप्शनों को। एनीथोल, एनीथोल के कारण सौंफ में खुशबू पाई जाती है। सौंफ में जो खुशबू आती है वह एनीथोल के कारण पाई जाती है। लखनवी, सौंफ से बनने वाली जो मिठाई है या डेजर्ट है उसका नाम क्या है? लखनवी। बहुत ही महत्वपूर्ण। हमारा प्रश्न था कि सौंफ के या फेनल में कड़वापन किस कारण पाया जाता है? उसका सही आंसर है ए फ्रैंकॉन के कारण, और खुशबू एनीथोल के कारण पाई जाती है। मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण। पहली मानव निर्मित फसल है। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी ट्रिटिकेल, ऑप्शन सी जई, ऑप्शन डी जौ। मित्रों, पहली मानव निर्मित फसल कौन सी है? उसका सही आंसर है बी ट्रिटिकेल। बहुत ही महत्वपूर्ण। इसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण किया था रिम्पू नामक वैज्ञानिक ने। रिम्पू ने कब किया था? 1888। बहुत ही महत्वपूर्ण। 1888 में रिम्पू नामक वैज्ञानिक ने ट्रिटिकेल का आविष्कार किया था। और किन किन फसलों के मध्य क्रॉस किया था? गेहूं और राई के बीच। गेहूं और राई के मध्य क्रॉस कराकर रिम्पू ने ट्रिटिकेल नामक पहली मानव निर्मित फसल का निर्माण किया था। कभी कभी आपसे इसकी पहली किस्म पूछ लेता है कि ट्रिटिकेल की पहली किस्म कौन सी थी? पहली किस्म बहुत ही महत्वपूर्ण कौन सी थी? DT 46। DT 46 बहुत ही महत्वपूर्ण। हमारा प्रश्न था कि मानव निर्मित फसल कौन सी है? उसका सही आंसर है बी ट्रिटिकेल। 1888 में रिम्पू ने गेहूं और राई के मध्य क्रॉस करके इसको उत्पन्न किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17। प्राइड ऑफ इंडिया एक किस्म है। ऑप्शन ए गाजर, ऑप्शन बी मूली, ऑप्शन सी फूल गोभी, ऑप्शन डी पत्ता गोभी। मित्रों, प्राइड ऑफ इंडिया यह बहुत ही बहुचर्चित किस्म है। यह पत्ता गोभी की बहुचर्चित किस्म है। बहुत ही महत्वपूर्ण। आइए देखते हैं अन्य ऑप्शनों को। गाजर, गाजर की पूसा मेघाली बहुत ही महत्वपूर्ण। पूसा मेघाली बहुत सारी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। इसी के साथ साथ पूसा केसर। कौन सी मित्रों? पूसा केसर। दोनों के दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। और एक और है पूसा यमदग्नि, यह भी बहुत बार पूछी जा चुकी है। मूली, मूली की पूसा चेतकी बहुत ही महत्वपूर्ण। पूसा चेतकी। इसी के साथ साथ पूसा हिमानी। पूसा हिमानी दोनों के दोनों किस्में कई बार भिन्न भिन्न एग्जामों में पूछी जा चुकी हैं। फूलगोभी की, फूलगोभी की बहुत ही महत्वपूर्ण किस्में स्नोबॉल। स्नोबॉल। इसी के साथ साथ पूसा सिंथेटिक, यह किस्म भी बहुत बार पूछी जा चुकी है। पूसा सिंथेटिक। मित्रों, जितनी भी किस्म
यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यह किसी न किसी एग्जाम में आई हुई हैं, आप इनको नोट कर लें। हमारा प्रश्न था कि प्राइड ऑफ इंडिया एक किस्म है, इसका सही आंसर है डी, पत्ता गोभी की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18, आधारीय बीज या फाउंडेशन सीड तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए मूल केंद्रक या न्यूक्लियर सीड से, ऑप्शन बी प्रजनक बीज या ब्रीडर सीड से, ऑप्शन सी पंजीकृत या रजिस्टर्ड सीड से, ऑप्शन डी प्रमाणित या सर्टिफाइड सीड से। मित्रों, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि आधारीय या फाउंडेशन सीड का अन्य नाम क्या है। उसका अन्य नाम है मदर सीड। फाउंडेशन सीड को मदर सीड के नाम से भी जानते हैं, मदर सीड। बहुत ही महत्वपूर्ण। मित्रों, अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने आता है तो आपको एक ट्रिक याद कर लेनी है, NBFRC। आपको इसी क्रम में ऊपर से नीचे की ओर लिख लेना है। इससे हम कई प्रश्नों के एक साथ आंसर दे सकते हैं। जैसे N फॉर न्यूक्लियस है, B फॉर ब्रीडर, F फॉर फाउंडेशन, R फॉर रजिस्टर्ड एंड C फॉर क्या है, सर्टिफाइड। मित्रों, अगर आपसे पूछ रहे कि न्यूक्लियस से कौन सा तैयार किया जाता है, तो न्यूक्लियस से आपका तैयार किया जाता है ब्रीडर सीड। ब्रीडर से पूछ ले कौन सा तैयार किया जाता है, ब्रीडर से तैयार किया जाता है फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन से कौन सा तैयार किया जाता है, भारत में सर्टिफाइड। प्रश्न आएगा कि रजिस्टर्ड सीड, तो रजिस्टर्ड सीड यह भारत में प्रयोग नहीं किया जाता। भारत में रजिस्टर्ड सीड का प्रयोग नहीं होता है। तो इसीलिए फाउंडेशन से हम डायरेक्ट कौन सा भारत में सीड की श्रेणी तैयार करते हैं, सर्टिफाइड। भारत में ऐसा कौन सा है जिसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो रजिस्टर्ड का हम भारत में प्रयोग नहीं करते हैं। तो मित्रों, आपको इसके सहारे पता चल गया होगा कि आधारीय या फाउंडेशन सीड की तैयार किससे की जाती है। उसका सही आंसर रहेगा ब्रीडर सीड। क्या मित्रों, ब्रीडर सीड के माध्यम से ही हम फाउंडेशन या आधारीय बीज को तैयार करते हैं। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19, सेब किस फल की उन्नत किस्म है। ऑप्शन ए नाशपाती, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन बी बेर, ऑप्शन डी चीकू। मित्रों, सेब बहुचर्चित किस्म है। यह किसकी है, बेर की बहुचर्चित किस्म है, बहुत ही मीठी किस्म है। मित्रों, आइए देखते हैं अन ऑप्शनों को। नाशपाती, नाशपाती की एक बहुत ही बहुचर्चित किस्म है बार्टलेट, बहुत बार पूछी जा चुकी है। कौन सी मित्रों, बार्टलेट। सेब की, सेब की आपकी रेड डेलिशियस, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसी के साथ साथ आपकी विंटर बनाना, और कौन सी मित्रों, विंटर बनाना, बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म है। चीकू की, चीकू की किस्म क्रिकेट बॉल, बहुत बार पूछी जा चुकी है। कौन सी मित्रों, क्रिकेट बॉल। इसी के साथ साथ एक किस्म और है जो काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, काली पत्ती। कौन सी मित्रों, काली पत्ती। हमारा प्रश्न था सेब किस फल की उन्नत किस्म है। उसका सही आंसर है सी, बेर की। मित्रों, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 20, कैंट तथा कोचमैन प्रसिद्ध किस्म है। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी बरसीम, ऑप्शन डी जई। मित्रों, कैंट तथा कोचमैन यह जई की बहुचर्चित किस्म है, बहुत ही महत्वपूर्ण किस्में हैं। आइए देखते हैं अन ऑप्शनों को। गेहूं, गेहूं की सोनालिका, बहुत ही महत्वपूर्ण। सोनालिका, HD 2329 जिसे जनक भी कहा जाता है, HD 2329 जिसे जनक भी कहा जाता है। जौ की, जौ की आपकी डोलमा, बहुत ही महत्वपूर्ण। कौन सी मित्रों, डोलमा, कैलाश, दोनों के दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। बरसीम की पूसा जायंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। पूसा विशाल, बहुत ही महत्वपूर्ण। पूसा जायंट और पूसा विशाल, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण किस्में हैं बरसीम की। हमारा प्रश्न था
कैंट तथा कोचमैन प्रसिद्ध किस्म है? उसका सही आंसर है डी, जई की। मित्रों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मित्रों प्रश्न नंबर 21 आपके सामने प्रस्तुत है। कपास की प्रथम संकर किस्म किस वर्ष में विकसित की गई? ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी 1964, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1970 में। मित्रों कपास की प्रथम संकर जो किस्म है, प्रश्न में पूछ रहा है कि किस वर्ष में इसको विकसित किया जाता है? उसका सही आंसर है डी 1970 में। कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने कपास की प्रथम संकर किस्म को विकसित किया था? सीटी पटेल जी ने, सीटी पटेल, सीटी पटेल। बहुत ही महत्वपूर्ण। प्रथम संकर किस्म इसकी है कौन सी? प्रथम संकर किस्म है H4। बहुत ही महत्वपूर्ण। कपास की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? H4। देखते हैं अन्य ऑप्शनों को। 1961 में मक्का की प्रथम संकर, किसकी मित्रों? मक्का की प्रथम संकर, इसका नाम क्या था? गंगा वन, गंगा वन वैरायटी 1961 में विकसित की गई। 1964 में ज्वार की CSH1, ज्वार की CSH1 किस्म 1964 में विकसित की जाती है। 1965 में बाजरा की HB1, कौन सी मित्रों? बाजरा की HB1 किस्म 1965 में विकसित की जाती है। हमारा प्रश्न था कपास की प्रथम संकर किस्म किस वर्ष में विकसित की गई? उसका सही आंसर है डी 1970 में सीटी पटेल जी के द्वारा, और इसका नाम क्या था? H4। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, आम का कुल या फैमिली है? ऑप्शन ए मुजेसी, ऑप्शन बी पाल्मेसी, ऑप्शन सी एनाकार्डियेसी, ऑप्शन डी रूटेसी। मित्रों आम का कुल या फैमिली कौन सी है? आम की फैमिली है एनाकार्डियेसी। बहुत ही महत्वपूर्ण, एनाकार्डियेसी। और ऐसा कौन सा फल है जिसकी फैमिली है? तो काजू। तो काजू और आम दोनों की फैमिली कौन सी है? एनाकार्डियेसी। देखते हैं अन ऑप्शनों को। मुजेसी, यह केला की फैमिली है, किसकी मित्रों? केला की। पाल्मेसी, यह नारियल, खजूर, ताड़, इन सब की कौन सी है? नारियल, खजूर, ताड़, इसकी फैमिली कौन सी है? पाल्मेसी। रूटेसी, नींबू वर्गीय जितने भी हैं फल, उनकी वैरायटी कौन, उनकी फैमिली कौन सी है? रूटेसी। हमारा प्रश्न था आम का कुल या फैमिली कौन सा है? उसका सही आंसर है सी एनाकार्डियेसी। आम के साथ साथ और यह किसकी है? काजू की भी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशा है आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। मित्रों प्रश्न नंबर 23 आपके सामने, दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि है? ऑप्शन ए अंगूठा विधि, ऑप्शन बी पूर्ण हस्त विधि, ऑप्शन सी चुटकी विधि, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मित्रों दूध दोहने की सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी है? सबसे सर्वोत्तम विधि है पूर्ण हस्त विधि। कौन सी मित्रों? पूर्ण हस्त विधि। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बार भिन्न भिन्न एग्जामों में यह प्रश्न आया हुआ है। इसका सही आंसर है बी पूर्ण हस्त विधि। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशा है आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। मित्रों प्रश्न नंबर 24, निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? जैसे ही आपको नहीं मिल जाता है आप उसके नीचे अंडरलाइन कर लें या गोला खींच लें ताकि आपकी नजरों के सामने बना रहे। ऑप्शन ए चेचक, ऑप्शन बी अतिसार, ऑप्शन डी रानीखेत, ऑप्शन डी निमोनिया। मित्रों इसमें से 3 ऐसे हैं जो विषाणु जनित है, एक नहीं है, वही आपको बताना है। उसका सही आंसर है डी निमोनिया। निमोनिया कैसा है? यह बैक्टीरियल या बीजाणु वाला है। कैसा है मित्रों? बैक्टीरियल रोग है। बहुत ही महत्वपूर्ण। चेचक, अतिसार, रानीखेत, ये सब कैसे हैं? विषाणु जनित रोग हैं। अतिसार का अन्य नाम कभी पूछ लेता है आपसे,
रिंडरपेस्ट। अतिसार या रिंडरपेस्ट, इसे ही पोंका रोग भी कहते हैं, रिंडरपेस्ट। यह भी वायरस के द्वारा होता है। रानीखेत, यह कुक्कुट पालन का सबसे खतरनाक रोग है। हमारा प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है। उसका सही आंसर है निमोनिया। यह कैसा है? बैक्टीरियल। मित्रों, प्रश्न नंबर 25 आपके सामने प्रस्तुत है। बकरी या बकरा के मांस को कहते हैं। ऑप्शन ए मटन, ऑप्शन बी चैवन, ऑप्शन सी पोर्क, ऑप्शन डी बीफ। मित्रों, बकरी या बकरा के मांस को कहते हैं चेवन। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही कंफ्यूजन वाला प्रश्न। बकरी या बकरा के मांस को क्या कहते हैं? उसका सही आंसर है बी चेवन। मटन या भेड़ के मांस को कहते हैं। किसको मित्रों? भेड़ के मांस को। पोर्क या सुअर के मांस को कहते हैं। सुअर के मांस को क्या कहते हैं? पोर्क। बीफ, यह गाय के मांस को कहते हैं। हमारा प्रश्न था बकरी या बकरा के मांस को क्या कहते हैं? उसका सही आंसर है बी चेवन। प्रश्न नंबर 26 आपके सामने प्रस्तुत है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को कहते हैं। ऑप्शन ए प्राथमिक पोषक तत्व, ऑप्शन बी द्वितीयक पोषक तत्व, ऑप्शन सी सूक्ष्म पोषक तत्व, ऑप्शन डी लाभदायक पोषक तत्व। मित्रों, CMG और S को कहते हैं क्या? द्वितीयक पोषक तत्व। बहुत ही महत्वपूर्ण, द्वितीयक पोषक तत्व। इनकी संख्या कितनी है? 3। कौन कौन से हैं? CMG और S। वातावरण के द्वारा आपको कौन कौन से प्राप्त होते हैं? वातावरण के द्वारा आपको प्राप्त होते हैं CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनकी कितनी संख्या है? इनकी भी संख्या है 3। प्राथमिक पोषक तत्व कितने हैं? प्राथमिक पोषक तत्व हैं आपके 3। कौन कौन से हैं? NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। सूक्ष्म पोषक तत्व कितने हैं मित्रों? सूक्ष्म पोषक तत्व की संख्या है 8। कौन कौन से हैं? आपका आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम, बोरॉन, क्लोरीन, इसी के साथ साथ जिंक और निकेल। बहुत ही महत्वपूर्ण। लाभदायक पोषक तत्व की संख्या कितनी है? लाभदायक पोषक तत्व की संख्या है आपकी 4। कौन कौन से? सोडियम, वेनेडियम, सिलिका और कोबाल्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण। मित्रों, अगर आपसे पूछ ले कि टोटल आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं पौधे के लिए, तो आवश्यक हैं आपके, ये देखिए 3 तो ये हैं, CHO 3 ये हो गए। प्राथमिक पोषक तत्व कितने हैं? NPK, ये भी कितने हैं? 3 3 3 6। द्वितीय पोषक तत्व कौन कौन से? CMG और S, इनकी संख्या भी कितनी है? 3 3 3 6 3 9। सूक्ष्म पोषक तत्व कितने हैं? 8। तो 9 और 8 कितना हो गए? 17। 17 कैसे हैं मित्रों आपके? 17 हैं आपके पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व। आवश्यक पोषक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण। और 17वां आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? निकेल। निकेल आपका 17वां आवश्यक पोषक तत्व है। लाभदायक पोषक तत्व कितने हैं? लाभदायक पोषक तत्व हैं 4। कौन कौन से? सोडियम, वेनेडियम, सिलिका और कोबाल्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर मित्रों आपसे कभी कभी प्रश्न कर ले कि फंक्शनल या कार्यात्मक पोषक तत्व की संख्या कितनी है? कौन से मित्रों? फंक्शनल या कार्यात्मक पोषक तत्व की संख्या कितनी है? तो आप क्या कहेंगे? 17 तो आपके हैं लाभदायक, 17 तो हैं आपके आवश्यक पोषक तत्व और 4 कैसे हैं? लाभदायक पोषक तत्व। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 21। तो फंक्शनल या कार्यात्मक पोषक तत्व की संख्या कितनी है? 21 है। बहुत ही महत्वपूर्ण। हमारा प्रश्न था कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को कहते हैं। उसका सही आंसर है बी द्वितीयक पोषक तत्व। परीक्षा की दृष्टि से मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। मैंने इसको फुल डिफाइन किया है, आप अपनी नोटबुक में से जरूर नोट करें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मित्रों, प्रश्न नंबर 27, निम्न में मैक्रोनी गेहूं या मैक्रोनी व्हीट है। ऑप्शन ए टेडिकम मोनोकोकम,
ऑप्शन बी ट्रिटिकम डाइकोकम, ऑप्शन सी ट्रिटिकम ड्यूरम, ऑप्शन डी ट्रिटिकम स्पैरोकोकम। मित्रों, निम्न में मैक्रोनी गेहूं कौन सा है? उसका सही आंसर है सी ट्रिटिकम ड्यूरम। कभी कभी आपसे इसका अन्य नाम भी पूछ लेता है, तो ट्रिटिकम ड्यूरम को कठिया गेहूं के नाम से भी जानते हैं। क्या मित्रों? कठिया गेहूं के नाम से भी इसको जानते हैं। और ये कैसा होता है? यह आपका होता है टेट्राप्लॉइड। कैसा मित्रों? टेट्राप्लॉइड बीट, बहुत ही महत्वपूर्ण, टेट्राप्लॉइड या चतुर्थ गुणित। मित्रों, ट्रिटिकम मोनोकोकम यह कैसा है? यह डिप्लॉइड है, द्विगुणित या डिप्लॉइड। ट्रिटिकम डाइकोकम यह है आपका टेट्राप्लॉइड है, और कभी कभी इसका दूसरा नाम भी पूछ लेता है, इसे इमर गेहूं भी कहते हैं। क्या मित्रों? इमर गेहूं। और इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? उपमा बनाने में। साउथ की डिश है उपमा, उसको बनाने में ट्रिटिकम डाइकोकम का प्रयोग किया जाता है। ट्रिटिकम स्पैरोकोकम यह कैसा है? यह हेक्साप्लॉइड है। इसी के साथ साथ यह कैसा है? भारतीय बौना गेहूं, हेक्साप्लॉइड। और यह कैसा है? भारतीय बौना गेहूं। आपसे प्रश्न पूछ ले कि भारतीय गेहूं कौन सा, भारतीय बौना गेहूं कौन सा है? उसका सही आंसर रहेगा ट्रिटिकम स्पैरोकोकम, भारतीय बौना गेहूं। बहुत ही महत्वपूर्ण। हमारा प्रश्न था मित्रों कि निम्न में मैक्रोनी बीट कौन सा है? उसका सही आंसर है सी ट्रिटिकम ड्यूरम। इसे कठिया गेहूं के नाम से भी जाना जाता है, और ये कैसा होता है? टेट्राप्लॉइड या चतुर्थ गुणित। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मित्रों आपके सामने प्रश्न नंबर 28। फलों से जेली बनाने का मुख्य तत्व है? ऑप्शन ए शक्कर, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी पैक्टिन। मित्रों, जेली बनाने के लिए मुख्य तत्व कौन सा है? उसका सही आंसर है डी पैक्टिन। सबसे अधिक पैक्टिन किस फल में पाई जाती है? तो सबसे अधिक या सबसे अच्छी पैक्टिन पाई जाती है आपकी अमरूद में। बहुत ही महत्वपूर्ण, अमरूद में पैक्टिन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जेली का अन्य नाम और क्या है? इसे अवलेह नाम से भी जानते हैं। क्या मित्रों? अवलेह। बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि जेली का लाल रंग किसके कारण आता है, तो जेली का जो लाल रंग हो जाता है वह चीनी या शक्कर के कारण हो जाता है। कैसा मित्रों? लाल रंग। बहुत ही महत्वपूर्ण। टीएसएस कितना होता है जेली का? टीएसएस यह होता है 65%। कई बार पूछा जा चुका है कि जेली का टीएसएस कितना है? 65%। हमारा प्रश्न था कि फलों से जेली बनाने का मुख्य तत्व है, उसका सही आंसर है डी पैक्टिन, जो सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है? अमरूद में। मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29। भारत की मृदा में सबसे अधिक कमी वाला सूक्ष्म पोषक तत्व है? ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी मैग्नीज, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। मित्रों, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत की मृदा में सबसे अधिक कमी किसकी है? सबसे अधिक कमी किस पोषक तत्व की पाई जाती है? उसका सही आंसर है ए जिंक की। जिंक की भारतीय मृदाओं में सबसे ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सही आंसर है ए जिंक। इस सीरीज का अगला और अंतिम प्रश्न आपके सामने। निम्न में कौन सी लहसुन की किस्म है? ऑप्शन ए एग्रीफाउंड डार्क रेड, ऑप्शन बी एग्रीफाउंड रेड, ऑप्शन सी एग्रीफाउंड रोज, ऑप्शन डी एग्रीफाउंड वाइट। मित्रों, यह प्रश्न एसटीए का रिपीटेड प्रश्न है। इसका सही आंसर है डी एग्रीफाउंड वाइट। यह किसकी है? यह लहसुन की उन्नत किस्म है। किसकी मित्रों? लहसुन की। बहुत ही महत्वपूर्ण, लहसुन की उन्नत किस्म। बाकी एग्रीफाउंड डार्क रेड, एग्रीफाउंड रेड, एग्रीफाउंड रोज, यह तीनों की तीनों प्याज की उन्नत किस्में हैं। किसकी मित्रों? प्याज की।
एग्रीफॉन वाइट किसकी है? यह लहसुन की है। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हम आपके सुझाव को भी देख सकें। मित्रों, अब आपसे मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।